एक वो टाइम था जब यहाँ पर मजबूरन आना पड़ता था। बहुत ज़्यादा दर्दनाक था, बहुत ज़्यादा। आज भी यहाँ की दीवारें वो दर्द भरी कहानी कहती हैं। वो चीखे पुकार आप यहाँ पे सुन सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं कि उन्होंने कितना दर्द सहा होगा यहाँ पर, जिसकी कल्पना अगर हम करें भी तो हमारी रूह कांप जाएगी। काला दौर शुरू हुआ। अभी निकलने के लिए बिल्कुल रेडी है और अभी सेलुलर जेल जाएंगे। उसके बाद डायरेक्ट वहाँ से हैवलॉक निकल जाएंगे। हैवलॉक में हमारा 1 दिन का स्टे है और वहाँ से फिर वापसी में वही शाम तक आ पाएंगे दोबारा से पोर्ट ब्लेयर। बाकी अभी हमारा सब तैयार हो चुका है और यहाँ पे देखो मस्त वाला ना साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट चल रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं सेलुलर जेल। वी आर ऑन द वे। जो यहाँ का मस्ट विजिट प्लेस है, यानी कि यहाँ पे आने के बाद लोग सेलुलर जेल जाते ही जाते हैं ताकि हमें थोड़ा यहाँ की हिस्ट्री के बारे में पता लगे। जो काले पानी की सज़ा बोलते थे, काल पान की सज़ा, तो वो उसके बारे में हमें यहाँ पता लगेगा। बाकी एंट्री टिकट के बारे में बात करें वो सब मैं आपको बताऊँगी अपनी वीडियो में। फाइनली हम पहुँच चुके हैं सेलुलर जेल और पहले हमें लेनी पड़ेगी टिकट यहाँ पे एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। तो टिकट का प्राइस वगैरह मैं आपको बता देती हूँ। टाइमिंग वगैरह भी आप यहाँ पे देख लो, बोर्ड पर साफ साफ लिखी हुई है जो क्या टाइमिंग रहेगी। 9 बजे से 12:30 बजे और लंच ब्रेक रहता है 12:30 से 1 और इवनिंग में 1 से 4:45 तक आपका शो रहता है। और एंट्री टिकट जो है वो है 30 रुपीज़ और वीडियो कैमरा एंड हैंडी कैमरा नॉन प्रोफेशनल है तो 200 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अदरवाइज़ प्रोफेशनल है तो 1000 रुपीज़। फिल्म शूटिंग के लिए फ्रीडम मूवमेंट्स है लेकिन उसके लिए आपको 10,000 पर डे देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सारी दे रखी है, वो आप देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। थैंक यू सो मच। सो टिकट हमने ले लिया, 30 रुपीज़ पर पर्सन रहेगा। एंड टिकट का मैं आपको बता दूँ कुछ इस तरह का रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर इसकी एंट्री है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे। तो प्रॉपर जो दरवाज़ा है वो भी जेल जैसा ही बनाया है, ऊपर लिखा हुआ है सेलुलर जेल। हाँ, यहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं। सबसे पहले एंट्री पर यहाँ पे आपको 2 इस तरह के म्यूजियम दिखाई देंगे। पहले एग्जैक्ट नंबर ऑफ सेल्स कंप्लीटेड ईयर वाइज लेटर अल्टरेशन इनकॉर्पोरेट इन 1905 to 6। देखेंगे यहाँ पे 2 जोत जल रहा है, पहला थोड़ा सा आगे में दूसरा। पहला जो है स्वतंत्र जोत है, दूसरा जो है सावरकर जी की याद में लगाया गया है। दोनों जोत जो है 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे जलता है। गैस के साथ में कनेक्टेड है। महीने में 48 सिलेंडर लगता है जो IOC द्वारा गिफ्टेड किया गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा। इसके लिए 24 सिलेंडर, आगे वाले के लिए 24 सिलेंडर। और जो व्हाइट रंग का प्लेटफॉर्म बना हुआ बैक साइड में लास्ट में पिलर, यहाँ पे उस समय फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक हॉस्पिटल हुआ करता है। वो हॉस्पिटल अब रहा नहीं, पूरा टूट चुका है। उसके जगह पे शहीद स्मारक बनाया गया मार्टियर्स कॉलम। इस जेल में जो लोग शहीद हुए उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्मारक है। इसका 1985 में ज्ञानी जेल से उद्घाटन। जब शो देखने आएंगे तो आपको इस पीपल ट्री के बारे में बताया जाएगा जिसमें नंबर लिखा हुआ 53। ये जो पीपल का पेड़ आपको दिख रहा है ये 100 ईयर्स से पुराना पीपल ट्री। रिसेंटली 28 जून 98 में हैवी रेन की वजह से ये पेड़ पूरा जड़ समेत गिर चुका था, तो इसकी टहनी वगैरह काट के सेम ट्री को सेम प्लेस पे दोबारा गाड़ा गया। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 3.5 लाख रुपीज खर्चा किया क्योंकि रात के शो में एक रियल विटनेस है, मुख्य साक्षी ये पीपल का पेड़ है, ओमपुरी जी का वॉइस है। ये पेड़ ही आपको सब कुछ बताएगा उस समय किस तरह के फ्रीडम फाइटर रहे थे, इनके मन में किस तरह का सोच विचार। वैसे मेरा नाम फारूक है, मैं ही आपके साथ में गाइड रहूंगा। एज ए गाइड मैं यहाँ पे 97 से काम कर रहा हूँ। पहला जो आपको दिख रहा है ये स्टोर है, इसके बगल में जो बनाया गया किचन, ठीक है। ये तो बिल्डिंग, हर विंग के सामने एक स्टोर एक किचन बनाया गया था। फांसी घर सिर्फ एक ही था जो आगे चलकर देखेंगे। तो फांसी घर जाने से पहले यहाँ पे देखिए ब्लैक रंग का बोर्ड, व्हाइट रंग का 2 स्टेप्स आपको दिख रहा है ग्राउंड पे, बांस से बना के रखा दिया। इसे ये सामने व्हाइट वाला स्टेप बना के रखा ना ग्राउंड पे, इसे जो है प्लेस फॉर द लास्ट रिचुअल्स कहा जाता है बिफोर एक्सिक्यूशन। यानी कि फांसी देने से पहले फ्रीडम फाइटर्स को लाके यहीं पे खड़ा करके इनको नहलाया जाता था और इनसे अंतिम इच्छा यहीं खड़ा करके पूछते थे। अंतिम इच्छा में सिर्फ इतना कि इनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। जैसे हिंदू है तो जला दे, मुस्लिम है तो दफना दे, कास्ट के अनुसार यहाँ खड़ा करके पूछते थे, एक डायरी में लिखा जाता और जिनको फांसी दे रहा उनका सिग्नेचर देते, इसीलिए ताकि इनका फैमिली मेंबर से कोई भी आके पूछे कि इनका बॉडी को हैंग करने के बाद आप लोग क्या किया, उनको जस्ट दिखाने का रिकॉर्ड। एक्चुअल में क्या करते थे ये फांसी करने बताया जाता, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग पूछेंगे तो देखिएगा ये रॉड लगा था ओरिजिनल। इसमें देखिए ऊपर का बीम आपको दिख रहा है जी, नीचे का प्लेटफॉर्म एंड लेफ्ट हैंड साइड लीवर ओरिजिनल है।
अच्छा। लोहे का रिंग रस्सी में देख सकते हैं। देखने के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 सेल को बाकी सेल से अलग किया गया। ये 4 सेल को कंडम सेल कहा जाता है, यानी कि तिरस्कृत कोटि। फांसी देने से कुछ दिन पहले फ्रीडम फाइटर्स को लाके यहाँ पर रखते थे। गवर्नर जनरल का जैसे ही ऑर्डर आता था कि इनको फांसी दिया जाए, वहां से निकालकर यहीं पे नहलाया जाता था, उसके पास फांसी डाली जाती थी। यानी कि नीचे के 4 कमरे में जिनको भी रखा गया उसे एक तरह का कन्फर्मेशन सेल कहा जाता है। विंग नंबर 7 में सबसे ऊपर में जो लास्ट कमरा दिख रहा है टॉप में, वो जो है विनायक दामोदर सावरकर जी का वर्कशेड है, कार्यस्थल। उस समय इसमें शेड वगैरह कुछ नहीं था, ये भी ओपन था, सिर्फ ब्रिक्स का एक छोटा सा वॉल। यानी इसी तरह धूप में गर्मी में लेके इनको काम कराता है। पहला जो ऑयल मिल आपको दिख रहा है, इसे हिंदी में कोलू कहा जाता है, तेल निकालने का मशीन। ये हैंड मशीन उस समय का ओरिजिनल है। उस समय काफी सारे ऑयल मिल लगाए जाते थे, बाकी सारे डैमेज हो गए, एक ही बचा। तो ओरिजिनल को ध्यान से देख लीजिएगा, इसके बारे में एक्सप्लेन आपको थोड़ा सा आगे मॉडल पे किया गया। तो ओरिजिनल को देखकर थोड़ा सा आगे ये जो पहला पनिशमेंट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉव पोनिंग। कॉव पोनिंग मतलब एक इंसान को नारियल का छिलका को छीलना पड़ता था। ऐसे लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट से सुबह से लेकर शाम तक इसे कूटना पड़ता था। कूट कर इसके रेसे को निकालकर रस्सा बनाते थे। नारियल का छिलका से आज भी रस्सा बनता है। और इसमें जो क्रॉस बेंच आपको दिख रहा है, वो इसी मशीन के थ्रू इसे घुमाया जाता है, ऑल्टरनेट, एक का ऑपोजिट दूसरा घुमा। ये भी ओरिजिनल है। और ऐसी लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट देते थे जिसे कूटते वक्त इनके हाथ में पूरा छाला, यानी पूरा हाथ का स्किन निकल जाता। और ध्यान में रखेंगे, रस्सा जो है 2 प्रकार से बनाया जाता है। एक था कॉव पोनिंग, उससे टफ, उसका नाम है रामबास पोनिंग। यहाँ पे रामबास जो है एक ट्री का नाम है, जिसका कच्चा छाला यानी कि पेड़ का जो स्किन होता है, उसको निकाल के कच्चा स्थिति में कूटना पड़ता था। कहा जाता है इसे कूटते वक्त इससे एक लिक्विड निकलता है, जो बदन में लगने पर बदन बहुत ज्यादा खुजलाता था और पूरा बदन में बर्न मार्क, यहाँ की जहाँ पे लगता था वहां का स्किन जल जाता। उससे इजी था कॉव पोनिंग। उसके बाद जो नारियल होता था उसको तोड़कर धूप में सुखाते थे। ड्राई कोकोनट, सूखा नारियल जिसको बोलते हैं कोबरा, वो इसके अंदर डालते थे। तकलीफ होता था घुमाते वक्त, जहां पे भी इनका कदम रुकता था या थोड़ा आराम करने के लिए सोचता था, इसके पीछे एक वाटर लगा रहता था हंटर मारने। जैसे गांव क्षेत्र में कोल्लू का बैल कहा जाता है, उसी तरह इंसानों से काम कराते थे। एक दिन में एक इंसान को 30 पाउंड कोकोनट, 10 पाउंड मस्टर्ड ऑयल पर डे, 40 पाउंड तेल निकालना पड़ता है। 40 पाउंड मतलब तकरीबन 18 किलो के आसपास, 18 kg पॉसिबल नहीं। काम को पूरा नहीं कर सका या काम करने से रिफ्यूज करेगा, उनको नेक्स्ट पनिशमेंट। यहाँ पे देखेंगे, इसे इंग्लिश में फ्लॉगिंग फ्रेम कहा जाता है, हिंदी में उसको बोलते हैं टिकटिकी। हिंदी में आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि रात को शो में हिंदी में बोला जाता है। फ्रेम जो आपको दिख रहा है, ये ओरिजिनल है उसी समय। ये उन फ्रीडम फाइटर के साथ में जिनको भी यहाँ पे काम दिया गया, जैसे नारियल का छिलका से रस्सा बनाने का काम या तेल निकालने का काम, जो भी काम को अगर कंप्लीट नहीं कर पाए तो बांध के मारते थे। मारते वक्त सिस्टम ऐसा होता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम फाइटर्स को टोटली नेकेड किया जाता, यानी कि शरीर से पूरे कपड़े हटा दिए जाते थे। उसके बाद इनके हैंड्स, वेस्ट एंड लेग्स, यानी कि हाथ, कमर और पांव, तीनों चीज को लॉक करते थे। एक कपड़ा लेते थे, उससे एंटीसेप्टिक लोशन से भिगोया जाता था। यहाँ पे व्हाइट मार्किंग किया गया, यहाँ बांधते थे बटन। और मारते वक्त कहा जाता है कि शरीर पे किसी जगह नहीं, टारगेट एक ही जगह का होता था कि मैक्सिमम बेत इनका बटक्स में लगना चाहिए, जहाँ पे व्हाइट मार्किंग किया। यहाँ पे बेत मारने का रीजन ये कि यहाँ पे बेत मारा जाए, इंसान का डेथ नहीं होगा, पर उनको तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। जैसे काम करने के दौरान थक कर कहीं बैठना चाहे बैठ नहीं सकता था, बैक पोजिशन में घाव, रात को सो नहीं पाता था, इवन तो टॉयलेट भी नहीं जा सकता था, क्योंकि यहाँ का घाव ज्यादा गहरा हो जाए तो यहाँ पे अगर स्टिच भी करेगा तो टॉयलेट वगैरह जाने पर स्टिच रीओपन हो जाएगा। इसमें जिनका टर्म्स अच्छा, उनको वाटर का पोत स्ट्रिक्टली ऑर्डर की, जब एक बेत मारो, बेत निकालो तो स्किन समेत कपड़ा निकल के आ जाना चाहिए। अगर नहीं निकला तो सेम पनिशमेंट इसको होगा। यानी कि इंडियंस को मारता, थोड़ा सॉफ्टनेस ना बरते बोल के इतना स्ट्रिक्टली ऑर्डर। नॉर्मली फ्रीडम फाइटर जो है 7 से 10 बेत खाने के दौरान अपना होश खो देता। साथ में एक डॉक्टर होता था, पूरा मेडिकली चेकअप करके दोबारा होश में लेके आके 20 से लेकर 30 बेत, यानी कि 20 to 30 टाइम्स एक ही जगह पे हिट किया है। ये यहाँ का सबसे ज्यादा टफ पनिशमेंट। इसका ओरिजिनल प्लेस बैक साइड में देखेंगे, व्हाइट कलर का स्टैचू। पहला जो ड्रेस आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं पनिशमेंट ड्रेस। हिंदी में कहा जाता है टाट का वर्दी, पूरा बस्ते यानी बोरी का होता है गोनी बैग। यहाँ पे एक फ्रीडम फाइटर को दूसरे के साथ बातचीत करना अलाउड नहीं। अगर कोई भी एक दूसरे से बातचीत करता हुआ पाया जाए, उनको 14 डेज तक, यानी कि 14 दिन तक ड्रेस को पहना के काम करें। गर्मी बहुत ज्यादा, घमौरी, बदन में स्क्रैचेस, यानी कि दिन भर काम करने के बावजूद रात भर इनका शरीर खुल जाता है। और यहाँ पे 3 तरह का पनिशमेंट रखा गया, चेन फिटर, बार फिटर एंड क्रॉस बार फिटर। यहाँ पे जिन फ्रीडम फाइटर्स को मिलाया जाएगा, उनका मनोबल को तोड़ने के लिए इस तरह का चेन पहनाया जाता। तो सबसे पहले देखेंगे, गले पे राउंड सिरिंग, लकड़ी में नंबर्स लिखा जाता था, जिसमें इनका एज, पीरियड सब कुछ मेंशन करते थे। एक तरह का आइडेंटिफिकेशन, किस केस में लाया गया, कब से लेकर कब तक इनको पनिशमेंट दिया। जो फर्स्ट बैच का फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया था, उनका डेट था 10 मार्च 1858 में 200 क्रांतिकारियों को लाया।
उस समय इनका जो जेलर था इंचार्ज, उनका नाम था जेम्स पीटरसन वॉलकर। उन्होंने क्या करा, इनका नंबर जो है फ्रेक से यानी कि कील से इनके माथे पे खोद के लिख दिया, ताकि इनको हमेशा के लिए याद रहे कि लोग काला पानी का सजा काटा हो। बाद में जेलर जैसे चेंज हुआ, लोहे का टैग, लकड़ी का टैग, हाफ स्लीव शर्ट, हाफ निकर पहनने के। चेन फिटर में क्या होता था, सेंटर में चेन लगा हुआ है, चेन जो है फ्लेक्सिबल, यानी काम करने के टाइम ये अपने नीज को बेंड करके घुटना को मोड़कर बैठ सकता है, क्योंकि चेन फोल्ड हो जाए। सेकंड पनिशमेंट इसको बोलते हैं बार फिटर। सेंटर में आयरन रॉड, इसको हाथ से होल्ड नहीं करना पड़ता था, कमर से एक चेन इसको लॉक करके रखना था। काम करने के टाइम ये अपने नीज को बेंड करके नहीं बैठ सकते, क्योंकि रॉड बेंड नहीं है। और सबसे डिफिकल्ट था क्रॉस बार फिटर, ना ही टांग को वो ज्वाइन कर सकता है, ना ही मोड़ सकता है। टांग को फैला कर रखना पड़ेगा, फैला कर चलना पड़ेगा। ये इनके स्वभाव के ऊपर निर्भर था। जो नॉर्मल होगा उनको चेन फिटर, डेंजर होगा बार फिटर, सबसे ज्यादा डेंजर होगा क्रॉस बार फिटर। इसका पीरियड 1 ईयर का, 6 मंथ 15 डेज। टाइम ये ऊपर नीचे होते होते इसके घाट में यानी कि एंकल पे घाव बैठ जाता था। जब तक ये पनिशमेंट इसके साथ में रहेगा, ये घाव दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, यानी कि रात भर एक घाव सूखता है, सुबह वापस इसको पहन के चल के जाना, वापस छील जाए। घाट का घाव जल्दी सूखता नहीं। तो पनिशमेंट्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सभी लोगों को समझ में आया। इसका लॉकिंग सिस्टम था। ताला जो है अलीगढ़ से मंगा के लगाते थे। ताला मारने के बाद इनके हाथ में चाबी देते थे कि ताला खोलो जा सकते। इम्पॉसिबल था यहाँ से लेके यहाँ तक इनका हाथ पहुंचा। खाना खाने के लिए इनको साइड में जो बॉक्स बनाया गया, यहाँ पे खाना। और हर विंग का जो रोज शुरू होगा, उसका पहला साल आप लोगों को बड़ा मिलेगा। पहले के अंदर में सोने के लिए ऐसे ही लकड़ी का बेड देते थे, वुडन बेड। इसका हाइट काफी कम होता था, लेकिन 250 किलो का वजनदार बेड, 250 kg का। इतना हैवी बेड देने का रीजन ये है कि इनकेस कोई गार्ड उसको चेक करने के लिए सेल के अंदर में है, तो उसको वेपन के रूप में यूज ना कर सके, उठा के किसी को मार ना सके, सरकाना भी मुश्किल था। खाना खाने के लिए इनको लोहे का बर्तन देते थे, आयरन प्लेट्स। एक तो खाना बे टाइम में दिया जाता था, दूसरा गरम गरम। फ्रीडम फाइटर ये सोचे कि इसको ठंडा करके आराम से भूख लगने पर खाए, पॉसिबल नहीं। आयरन को उसमें खाना बहुत जल्दी रिएक्ट होकर खराब हो जाएगा, पॉइजन हो जाएगा। तो आज भी हम लोग खाना खाते तो स्टील या फाइबर का प्लेट्स, लोहे का बर्तन है। दिन भर काम करने के बावजूद पीने के लिए इनको ½ लीटर का एक पॉट पानी मिलता था। 24 घंटे में ½ लीटर पानी, वो भी बदबूदार यानी कि स्मेल होता था, पीने लायक नहीं होता था। नहाने के लिए इनको 3 पॉट भर के समुद्र का पानी आता था, सी वाटर। एक तो गर्मी में काम कराते थे, बदन पे पूरा राशस होता था। नमक पानी से नहाने पर इनका बदन और ज्यादा जलता था, तो इनको नहाने से भी डर लगता था। 3 पॉट में एक नॉर्मल आदमी का पूरा शरीर भीग नहीं सकता था। तो हर चीज के लिए एक लिमिटेशन हुआ। इतना बड़ा जेल ईंट से बनाने की वजह से, बीच का जॉइंट लकड़ी का बनाने का रीजन क्या बोलने से, उस समय यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक, भूकंप आता। इनकेस इसको कॉन्क्रीट करके ज्वाइंट कर देता, तो अर्थक्वेक में सेंटर हिले तो लकड़ी का बना के बेंड होगा, शॉकवेयर का काम करके टूट जाएगा, वापस चेंज कर सकते हैं। और इनकेस विंग नंबर 7 में जो फ्रीडम फाइटर्स को रखा है, ये लोग किसी कारण भड़क जाए, इसको तोड़ देगा तो इसका कम्युनिकेशन कट, इसका बाहर जाने का रास्ता बना, जिसकी वजह से बीच का जॉइंट लकड़ी। यूं तो सरकार ने बिजली की रोशनी हर तहखानों तक पहुंचाई है, पर इस आज़ादी के लिए कई वीरों ने अपने जीवन की रोशनी गंवाई। लोग कहते हैं दीवारें खामोश रहती है, पर मैं कहती हूँ ये दीवारें भी कुछ कहती हैं। वो टाइम था जब यहाँ पर मजबूरन आना पड़ता था, और जो टॉर्चर किया जाता था ना, बहुत पेनफुल हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पर ना मजबूरी में नहीं, और खुशी से आते हैं, एंड उन आइलैंड को एंजॉय करते हैं, यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। सो ये है बेसिकली वीर सावरकर सेल 28 मई 1883 and died 26 Feb 1966। यहाँ पर प्रॉपर जिस तरह वो सोते थे, उस तरह के कंबल भी अभी तक यहाँ पर ऐसे ही का ऐसे ही है। एंड यहाँ पे जिनमें उनको खाना दिया जाता था, जो बर्तन है वो कुछ इस तरह के हुआ करते थे। तो एक ये लाइक प्लेट टाइप है, और यहाँ पे एक कटोरा टाइप का दे रखा है। एंड ये थे दामोदर वीर सावरकर जी, बेड़ियों में रखा जाता था उनको बेसिकली। नंबर 7 में सेकंड फ्लोर पर बिल्कुल लास्ट में जाकर आपको वीर सावरकर जी की जेल यहाँ पे मिल जाएगी, जो बेसिकली जो मतलब मेन जो माना जाता है देखने के लिए। अब बाकी जितनी भी जेल यहाँ पे आपको दिख रही है पीछे की साइड, ये सारी एक जैसी है नॉर्मली। मॉडल ऑफ सेलुलर जेल। अभी हम आ गए छत पे, क्योंकि यहाँ से कहते हैं कि रोज आइलैंड दिखता है। सो लेट्स सी। देखो वो जो आप ऊपर उस तरफ देख रहे हैं ना, वही है रोज आइलैंड।
लिखी है कहानी लोगों। कहां से शुरू करूं ये कहानी? जुल्म सितम की ये दास्तां, आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा। मैं जो एक रूह, आत्मा, उन तमाम लोगों की जिन्होंने अपने खून पसीने से, अपने बलिदान से, जान की कुर्बानियों से इस मिट्टी के जर्रे जर्रे को आजादी का तीरथ बना दिया। कहते हैं अंडमान द्वीप समूह का नाम रामायण के प्रतापी वानर देवता अंडमान यानी हनुमान के नाम पर रखा गया था। पुराने जमाने से यह कहानी चली आती है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा मारने की सोची थी, लेकिन बाद में इरादा बदलकर धनुषकोटि से हमला किया। इतिहास और पुराण में अंडमान द्वीप समूह इसी सिलसिले में याद किया जाता है। गवर्नर जनरल ने काउंसिल में ये फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधियों के लिए कैद या देश निकालने की सजा दी गई हो। अंडमान की धरती पर पैर रखे वहाबी आंदोलन के राजनीतिक बंदियों ने 1860 से 1872 के बीच बहुत से वहाबी आंदोलनकारी अंडमान भेजे थे। 5 लाख रुपए की लागत से पोर्ट ब्लेयर की इस पहाड़ी पर जेल बनेगा। फॉरेन कारीगरों के अलावा 600 कैदियों को काम पर लगा दिया गया। आखिरकार 10 साल बाद सन 1906 में यह विशालकाय जेल तैयार हुई और यहीं से अंडमान के इतिहास का सबसे काला दौर शुरू हुआ। पुराना पीपल का पेड़ जेल खाना बनने के इस लंबे अरसे में हर रोज अपनी जान की खैर मनाता रहा, क्योंकि इस पहाड़ी पर उगे हुए घने जंगल साफ करने के दौरान बहुत से लोग थे जिनका ख्याल था कि मुझे भी और पेड़ों की तरह काट गिराया जाना चाहिए, लेकिन मैं बच निकला। मेरी किस्मत में शायद खड़ा रहकर इस जेल में होने वाली यातनाएं देखना लिखा था। हर एक कैदी जेल के फाटक के भीतर आकर मेरी डालियों के नीचे से ही निकला है। यह सब तरफ 1000 माइल्स तक पानी है और ऊपर खुदा है। इस तरह कैदियों से खस भरी जेल की गंदी बेड़ियों की आवाज, वार्डनों की गाली गलौज और मार खाते कैदियों की चीख पुकार से गूंजते कोठरियों का दम घुटू माहौल कड़े से कड़े इंसान को तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन इन कोठरियों में ऐसे बंदी भी आए जिन्हें ये माहौल हताश करने के बजाय जुल्म का मुकाबला करने की प्रेरणा देता रहा। वीर विनायक दामोदर सावरकर, ये नाम ऐसे ही बंदियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। बेड़ियों में जकड़े वीर सावरकर जब सेल्यूलर जेल के अहाते में दाखिल हुए तो उनकी जंजीरों से जुड़े लोहे के पट्टे पर उनकी जेल की मियाद खुदी हुई थी 50 बरस। 24 दिसंबर 1910 से 30 दिसंबर 1960 तक। विल सावरकर, तुमको 2 बार का उम्र कैद का सजा मिला है। 50 बरस बाद सरकार तुमको छोड़ देगा। मिस्टर बेरी, तुम्हें विश्वास है कि तुम और तुम्हारी सरकार 50 बरस यहां रह पाएगी? सावरकर को इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं था कि आजादी की जो लपटें हिंदुस्तानियों के मन में धड़क रही हैं, उन्हें अंग्रेज अब बुझा नहीं सकेंगे और जल्द ही उन्हें जाना होगा।
इसी प्रबल विश्वास के बल पर सावरकर 10 बरस लंबा अरसा सेलुलर जेल की एक ही कोठरी में रह सके। उन्हें बहुत ही खतरनाक कैदी करार देते हुए इतने कड़े पहरे में रखा गया था कि उनके भाई गणेश को 2 बरस तक पता भी नहीं चला कि वीर सावरकर उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए सेल्यूलर जेल आ पहुंचे। तुम लोग इधर चलो, नारियल के बोरे उठाओ। हर बोरे में है 25 सेर नारियल। इन्हें पहुंचाओ तीसरी मंजिल पर। शाम तक हर आदमी को 30 पाउंड तेल निकालना है, समझे? हम इतना तेल कैसे निकालेंगे? वो मशीनें तो हाथ से चलानी पड़ती हैं। जबान मत लड़ाओ बदमाश। जो हाथ बम पिस्तौल चलाते हैं वो मशीन नहीं चला सकते। चलो जल्दी करो, वरना हमारे पास स्ट्राइक के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। छूट नहीं, रियायत नहीं, तो काम नहीं। छूट नहीं, रियायत नहीं, तो काम नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बंदियों को छोड़ दो, छोड़ दो, बंदियों को छोड़ दो। और इस तरह कैदियों ने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करना शुरू किया। हड़तालों का एक लंबा सिलसिला चल पड़ा, मगर ऐसे मामलों से जेलर बेरी और उसके अमले के रवैये में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कुल मिलाकर सेलुलर जेल के कैदी तकलीफ और बदसलूकी के बीच अपने दिन गुजारते रहे। मगर एक सुख का स्मरण ना करना नाइंसाफी होगी। वो सुख था बुलबुलों की चहक, उनका मधुर स्वर, उनके झुंड कल कल करते नारियल के टुकड़ों पर टूट पड़ते। गंभीर विचारों से मुक्ति पाने के लिए बुलबुलों की चहक में लगाए रखता, तो मैं उन्हें देश प्रेम के गीत सिखा देता। आखिरी जत्था जनवरी 1938 में रवाना हुआ और 80 साल बाद सेलुलर जेल राजनीतिक बंदियों से खाली हो गई और अंडमान द्वीप समूह के इतिहास का एक तकलीफ दौर खत्म हो गया। मगर एक और जालिम दौर शुरू होने वाला था। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1942 में जापानियों ने अंडमान पर कब्जा कर लिया। कैदियों पर गांधी जी की इस अपील का बहुत असर पड़ा। सभी कैदियों ने आपस में सलाह करने के बाद जवाब दिया। देशव्यापी अपील और आपके संदेश ने हमारे दिलों को छू लिया है। हम इस भरोसे पर भूख हड़ताल मुलतवी कर रहे हैं कि सारे देश ने हमारी मांगों और हमारे उद्देश्य को अपना बना लिया है। वंदे मातरम। नतीजे के तौर पर सितंबर 1937 से सेलुलर जेल के कैदियों की स्वदेश वापसी शुरू हो गई और 1942 में जापानियों ने अंडमान पर कब्जा कर लिया। उन्होंने काफी जुल्म किया। हर आदमी उनकी नजर में अंग्रेजों का जासूस था। हर रोज खेतों से, दूर दराज के गांव देहात से दसियों लोग पकड़े जाते और मौत के घाटे डाल दिए जाते। बहुत से लोग तो खाने की कमी के कारण जहाज पर लाद कर दूर समंदर में फेंक दिए जाते। इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान आए और जेल का मुआयना भी किया, मगर जापानी उन्हें जेल के उन हिस्सों में नहीं ले गए जहां वो सैकड़ों कैदियों को जासूस करार देकर तकलीफें पहुंचाते थे। अपनी छोटी सी अंडमान यात्रा के दौरान नेताजी ने तिरंगा भी फहराया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आप क्या फील करते हैं फ्रीडम फाइटर्स को लेके, उनके थॉट्स को लेके, वो भी आप ज़रूर कमेंट के अंदर मेंशन ज़रूर कीजिएगा। कि अभी तो वो चीज़ है नहीं
जिन्होंने लाइव देखा है वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक था, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप पहली बार आए हैं तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।